सो ही व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सासु शर्मा और आज हम पढ़ने वाले फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो देखो, मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, इस समय क्या होता है, जो सिटी थी नहीं पेरिस थी, वो मतलब बहुत ज़्यादा अलार्म में थी, बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब हो रहा था उनका, मतलब पैनिक आ गया था एक तरीके से। ऐसे समझो, जो किंग था वहाँ का, जो राजा था ना, उसने कमांड की थी। उसने क्या कमांड की थी, जैसे ये मान लो ये किंग ने, इसने कमांड की, भाई ये जो सैनिक वगैरह ना, इनको भेजो, इनको भेजो सिटी में, ताकि ये जाके थोड़ी मतलब वही थी, मतलब सिटी को थोड़ा बहुत स्टेबल करी थी। हाँ, सिटी में मतलब बहुत से मतलब ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा अलार्म की सिचुएशन थी, एकदम पंगे पुंगे हुए। तो फिर उन्होंने बोला थी जाओ भाई सैनिक जाओ। तो फिर उन्होंने रूमर्स फैल रहे थे, जो ये जो राजा है ना, ये मतलब बोलेगा कि हाँ ये जो राजा, ये जो सैनिक भेजा है ना, इनको बोला थी भाई शूट करो, ओपन फायर कर दो इनके ऊपर। तो फिर मतलब ऐसे रूमर्स फैलने लगे वहाँ पे। तो फिर जो लोग थे उन्होंने सोचा थी भाई ऐसे मरने से तो अच्छा है कुछ करके मरा जाए। तो 7,000 लोग और कुछ औरतें वगैरह वो मतलब गैदर हुई टाउन हॉल के आसपास। उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ हम पीपल्स मिलिशिया बनाएंगे। और वो बहुत से मतलब नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, बहुत सारी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी ना, उनके अंदर तोड़ फोड़ मचा के ऐसे अंदर गए और वहाँ से लूट पाट की थी। हाँ, कुछ अच्छा खासा चीज़ें मिल जाए। वेपन वगैरह ढूंढ रहे थे वो लोग ऑफ कोर्स, ताकि मतलब फाइट बैक कर सके। राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बताया थी कुछ जो लोग थे, सेवरल पीपल, मतलब बहुत सारे लोग थे, वो मार्च किए ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। जैसे पूरा सिटी है, तो फिर सर ये ईस्टर्न पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे मार्च किया और मतलब उनको बेस्टी वाला फोर्टेस मिला, जहाँ पे उनको मतलब होप थी, इच्छा थी कि हाँ वो बहुत सा मतलब वही गोले बारूद ऐसे चीज़ें मतलब ढूंढ सके वहाँ से। दी आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टील। अब यहाँ पे मतलब लोग गुस्से में थे, तो लोग ऐसे थोड़ी ना पूछेंगे ओ भाई थोड़े बहुत मतलब गन्स वगैरह दे दे, हमने फाइट बैक करनी, ऐसे थोड़ी ना पूछेंगे वो लोग। तो ऐसे ताकत पूरे एकदम अलार्म की सिचुएशन, तो ऐसे घुसेंट मार मार के वो लोग अंदर गए, एकदम तबाही तब मचा दी उन्होंने। तो वो उस तरीके से अंदर गए थे मतलब। और ये उन्होंने मतलब इस प्रोसेस में ना, इस इन सिचुएशन में ये जो था बेस्टील का जो ये कमांडर था, ये मारा गया था। गवर्नर डेराउने इसका नाम था, जिसको याद रखने रख सकता है। तो फिर मतलब यही, और वहाँ के जितने भी सैनिक वगैरह थे ना, उनको रिलीज़ कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया थी भाई जी लो अपनी ज़िंदगी। मतलब वो बेस्टील को सब लोग हेट करते हैं। अब बेस्टील भाई उसको क्यों हेट करते हैं, क्या बिगाड़ है, बेस्टील भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा, क्योंकि मतलब वो पावर दिखाता किंग की। अब किंग था वहाँ का एकदम खतरनाक, लुइस सिस्टम अभी आगे पाएंगे, तो वहाँ का किंग था, तो वो अपनी पावर दिखाती है भाई मैं बड़ा किंग हूँ, मैं बड़ा अमीर हूँ, ऐसे ऐसे। तो फिर इसलिए गुस्सा करते थे लोग। तो फोर्टेस तो मतलब तोड़ फोड़ दिया था, और उसके जो पीसीस बचे हुए हैं ना, ये बेस्टील वाले इसके, सो मतलब वही ईंट वगैरह बचे हुए हैं, उसको मार्केट में भेजा। क्यों भाई, वैल्यू ज़्यादा थी क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब लोग अपनी याद दिखाना चाहते थे, हाँ हमने बेस्टील के किले तो तोड़ा था और राज्य को मुँह तोड़ जवाब दिया था। मतलब वही सविनियर, मतलब एक तरीके से सविनियर ऑफ दिस डिस्कशन का मतलब ये थी, ऐसे संभाल के रखना चाहते थे, हाँ भाई हमने कभी वही इसका बेस्टील तोड़ा था, एकदम ऐसे रेवोल्यूशन किया था खतरनाक वाला, राजा को छुपा दिया था अपने सामने। और यही मतलब यही हम देखते थे, हाँ पेरिस में कंट्री साइड में ये सारी चीज़ें हो रही थी। मतलब और इसी बीच तो मतलब ब्रेड का मतलब यहाँ पे थोड़ी ना होती थी। हाँ, ब्रेड का मतलब जो नॉर्मल रोज खाना वगैरह खाते, जैसे फुल्का वगैरह, वहाँ पे फुल्का नहीं चलता, वहाँ पे ब्रेड ही चलता है वैसे। तो वहाँ पे मतलब ज़्यादा प्राइस थे ब्रेड के। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस डिस्कवर द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ। अच्छा, यहाँ पे मतलब अब देखो, यहाँ पे पता है क्या होता है, मतलब ये तो हिस्टोरियंस वगैरह देते हैं, उनको लगता थी भाई ये एक चेन ऑफ रिएक्शन बना। चेन होती ना, ऐसे 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 नहीं होती, ऐसे ऐसे, मतलब ये चेन ऑफ रिएक्शन बना। जैसे पहला रिएक्शन हुआ, फिर दूसरा, मतलब ये तरीके से ऐसे चेन ऑफ रिएक्शन बनते गया। तो ये फ्रांस में हुआ था इस टाइम पीरियड के आसपास। इसी वजह से किंग था, गर्दन उड़ा दी थी। हाँ, ये चैप्टर में होता है। मतलब बहुत से जो लोग थे ना, एंटीसिपेट दिस आउटकम, मतलब उनको मतलब चाहत नहीं थी हाँ ऐसा कोई आउटकम आया। तो ये किस तरीके से हुआ, ये चैप्टर में बताया हुआ है। सबसे पहले थी फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब लेट 18th सेंचुरी का मतलब है, अब यहाँ पे लेट 18th सेंचुरी, ये जो सेंचुरी ना, इसका क्या मतलब होता है, किसने सोचा कभी? जैसे यहाँ पे 18th सेंचुरी बताया हुआ है, तो कुछ लोग सोचते थी हाँ थी 1800 से लगा के 1900 तक ये होता होगा। नहीं, ये नहीं होता है। 18th सेंचुरी का मतलब है थी इस सेंचुरी की तरफ हम दो रहा है। 18th सेंचुरी का मतलब है थी 1700 से लेकर 1800 तक ये होती है। तो फिर जिन बच्चों को जिन बच्चों 8th 7th क्लास से ये कन्फ्यूजन रहता था, आज दूर हो गया होगा, बहुत से बच्चों को रहता है। फिर ये फ्रेंच सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी में कैसे देती थी वही बताया हुआ है। 1774 में अपना लुइस वही 16 ऑफ बॉर्बन फैमिली, इसको मैं पता है कैसे याद करता था, जो बॉर्बन एक बिस्कुट होता है, तो बस वहीं से याद कर लो भाई, वही सही ठीक है। बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था लुइस 16।
उसने क्या किया, थ्रोन ऑफ फ्रांस मतलब एक तरीके से राजा ही बन गया, मतलब उसने मतलब मुकुट होता है ना राजा, वो पहना, वो फ्रांस का राजा बन गया। बधाई हो भाई, मजे करो। मतलब 20 साल का बुढ़ा है उस, 20 साल बुढ़ा नहीं, 20 साल का जवान बंदा था। और मतलब उसकी शादी भी हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस माई एंटोनी से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये चैप्टर में इस नाम सिर्फ 2 बार ही यूज़ हुआ है। अपॉन मतलब जब वो किंग बना था तो उसको मतलब खाली सी टैक्स मिली, मतलब कोई पैसा वैसा कोई कुछ नहीं मिला, मतलब वही गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे ही नहीं थे। मतलब अब इसके रीज़न क्या है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, इसके जो रीज़न है ना ये अच्छे से कर लेना थी। सबसे पहला रीज़न तो ये थी, मतलब बहुत लंबे लंबे फ्रांस वॉर पे चलता था कि हाँ भाई लड़ाई करेंगे, ब्रिटेन के मुंह तो वो जवाब देंगे पर नहीं दे पाते थे। एडेड दिस टू वॉर ऑफ एस्टावेटन कोड ऐसे इमेज पे, मतलब वो ये थी जो वर्सलिस इनका एक पैलेस होता था, जैसे राजाओं के मतलब बड़े बड़े किले वगैरह नहीं होते थे वैसे इनका भी मतलब किला था, पर उसको मतलब मेंटेनेंस भी तो करनी होती, सफाई वगैरह करनी होती, बहुत सी चीज़ें करनी होती। तो भी अंडर लुइस 16 फ्रांस हैव 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन ब्रिटेन। अभी जो मतलब ये जो फ्रांस था ना, इसने हेल्प की थी अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज होती है ना, पास्ट में क्या था कि अमेरिका ब्रिटेन के अंडर में था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थे मतलब 13 स्टेट्स से, उन्होंने इंडिपेंडेंस पा ली थी ब्रिटेन से। किसकी हेल्प से, ये याद है ना, फ्रांस की हेल्प से। तो यही मतलब बताना हिस्ट्री है। तो वो एडेड मोर देन $1 बिलियन रिवर्स ऑफ द डेब्ट, मतलब यहाँ पे रिवर्स का मतलब वो वाला रिवर नहीं होता, ये करेंसी होती है जो फ्रांस में चलती थी। तो कि मतलब 2 बिलियन रिवर्स से भी ज़्यादा होगी। लैंडर्स जो मतलब स्टेट को मतलब गवर्नमेंट को पैसा देते थे, कर्ज देते थे। गवर्नमेंट भी कर्ज लेती है भाई, इंडिया का कर्ज दे देना, तुम लोग हैरान हो जाओगे। Lenders who gave the state credit now begin to charge 10% on interest on loans, मतलब वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगी। तो ऐसे ही मतलब प्राइस मतलब जो मतलब लोन देना होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता। तो फिर जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उसने मतलब सोचा थी हाँ अब इतना ज़्यादा मतलब अब ये मतलब ये जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी ये अकेला तो इतना ज़्यादा मतलब इतने सारे इनके ऊपर पेमेंट थे, इतना कुछ इनको देना था पैसा वगैरह, ये अकेला थोड़ी ना कर सकते हैं। तो अब इन्होंने सोचा थी इतने सारे एक्सपेंसेस हो रहे थे, जैसे कॉस्ट थे मेंटेनिंग आर्मी को मेंटेन करना था, कोर्ट तो मेंटेन करना, गवर्नमेंट की ऑफिस यूनिवर्सिटीज़ ऐसी ऐसी चीज़ें चलानी थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम भाई टैक्स लगा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा तो बस उसी पैसे से कर लेंगे। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, जो फ्रेंच सोसाइटी ना 18th सेंचुरी में वो 3 एस्टेट्स में बटी हुई थी। और सिर्फ यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, ये फर्स्ट एस्टेट है क्लर्जी वाला, सेकंड वाला नोबेलिटी, ये थर्ड वाला ये जितने भी लोग आ जाते हैं नॉर्मल। अब इसमें क्या है, क्लर्जी वो लोग होते हैं जो कि मतलब वही पेश वगैरह वही साधु वगैरह लोग, साधु वहाँ पे साधु नहीं बोलते थे, वहाँ पे मतलब वही जो क्रेस्ट के लोग होते हैं, क्रेस्ट के उनको क्लर्जी बोला जाता है। नोबेलिटी मतलब ये तरीके से वैसे लोग जो राजा से मतलब राजा के रिश्तेदारी समझो, राजा मतलब जो राजा के सामने बहुत ज़्यादा वही रोए रहते हैं, और वो मतलब राजा ने उनको कोई मतलब जगह जैसे होते हैं ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे बताया जाता है जैसे ये किंग है, अभी जो राजा है अभी सब पूरा देश ही थोड़ी ना संभाल पाएगा, पूरा पूरा देश ऐसे ही। तो इसने क्या है ये पार्ट दे दिया किसी और बंदे को। अब ये जो बंदा है ना इसको नोबेलिटी बोलती है। जैसे हमारे देश में क्या है प्राइम मिनिस्टर है, अब बहुत सारे स्टेट है तो स्टेट के अपने अपने मिनिस्टर होंगे ना, तो वैसे सिस्टम मान लो। अब इंडिया में डेमोक्रेसी रूल है तो उस डेमोक्रेसी तो फिर उस हिसाब से बता दो ना, ये अलग हिसाब से फिर यही बताएगा आप मतलब वही आती है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1789 से जो फ्रांस था ना, 1789 से जो पहले का फ्रांस था उसको ओल्ड रेजीम कहा जाता है, और 1789 के बाद वाला न्यू रेजीम। ये बात याद ना पेपर में भी पूछ जाती है 1 नंबर की, वही कि हाँ पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम, ये फ्यूडल सिस्टम होता है। फ्रेंच सोसाइटी में पहले 1789 से जो फॉलो किया जाता है। यहाँ पे वही बताई हुई थी जो ये जो पीजेंट्स होते थे। अभी देखो यहाँ पे सेकंड एस्टेट में नोबेलिटी आ गई, फर्स्ट एस्टेट में जो रिलीजियस पीपल होते हैं, जो धार्मिक लोग होते थे, वही प्रीस्ट वगैरह। थर्ड एस्टेट में सभी नॉर्मल पीपल मान लो, मतलब वही थी ये जो पीसेंट होते हैं 90% पॉपुलेशन में आते हैं, पर सिर्फ थोड़े बहुत ही मतलब इनके पास लैंड होती थी। जो ज़्यादा जो ज़मीन होती थी ना 60% लैंड नोबल्स जो चर्च के लोग होते हैं, और बाकी रिचर सेक्शन होते हैं थर्ड एस्टेट ने उन्हें होल्ड करके रखी हुई थी। जो मेंबर होते हैं फर्स्ट 2 एस्टेट के जैसे क्लर्जी और नोबेलिटी, वो मतलब कुछ प्रिविलेजेस इन्जॉय करते थे। अब कैसे प्रिविलेजेस, तो यही भी बताया हुआ थी मतलब पैदा होते ही उनको पता क्या होता थी, तुम लोग यहीं पे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में पैदा हुए तो तुम लोग मज़े करो भाई। तो फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस एग्जाम्पशन मतलब उनको टैक्स नहीं देना होता है, और मतलब जो नोबल्स होते हैं वो थोड़े बहुत और भी प्रिविलेजेस जैसे इन्जॉय करते हैं, जैसे फ्यूडल ड्यूज होता है जिसमें वो मतलब पीसेंट से मतलब वो एस्टेट करते थे। अब कैसे एस्टेट करते हैं उनको बोलती थी भाई छाऊ को चलो हमारे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें करो, तो ये भी टैक्स होता है भाई पहले ज़माने में। एजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड।
यहाँ भी क्या बताया हुआ थी, जो पीसेंट होते हैं उनको बोला जाता थी भाई अपनी जो सर्विस है वो मतलब होती, हाँ हमारे जो ये लॉर्ड लॉर्ड का मतलब जो सेकंड नोबल्स थे उनके घर में मतलब काम काज करो फ्री में, वो भी सब इन द आर्मी और पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, मतलब वही थी हाँ इनके लिए काम करो, वही चीज़ें। फिर जो चार्ज होता है ना, 1 मिनट, जो जज होता है वो भी एस्टेट करता था इनसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेथ बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। जज भी एस्टेट करता है टैक्स, जिसको हम टेथ बोलते हैं। जबकि जो स्टेट एस्टेट करता था उसको हम ट्रेल बोलते हैं, और बाकी वो छोटे मोटे मतलब टैक्स वगैरह होते थे, जैसे सॉल्ट या टोबैको पे लगता था जो टैक्स, वो अलग होते थे। तो इसमें वही चीज़ें बताइए और कुछ नहीं। या टेथ चर्च एस्टेट करता था, चर्च वाले लोग फर्स्ट एस्टेट पे, और स्टेट जो करता है वो टेल होता है, और बाकी थोड़े बहुत टैक्स वगैरह लगे होते हैं। ये फोटो में भी देख सकते हो, ये मतलब ये जो थर्ड एस्टेट का बंदा ये सेकंड एस्टेट के लिए काम कर रहा है। और यहाँ पे ये स्ट्रगल टू सर्वाइव है। जो पॉपुलेशन थी ना फ्रांस की, उस 23 मिलियन थी 1780 में, और 28 मिलियन होगी 1789 में। अब पॉपुलेशन बढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुए। अब इतने सारे लोग हो गए, पर इनकी डिमांड भी तो देखनी पड़ेगी कि हाँ इतने सारे लोग हैं, अब इतनी डिमांड हुई, अब इनको खाना पीना कैसे करवाएंगे। तो फिर जो प्रोडक्शन है ग्रेन की, जिससे जो ग्रेन अनाज होता है ना, जैसे मान लो थी यहाँ पे पहले एक बंदा है, और ये एक छोटी सी ज़मीन है जहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब वही फसल वगैरह उगती रहती है। पर ये जितनी भी फसल उगती है ना यहाँ पे, सिर्फ एक ही बंदे के खाने के लिए उगती है। मतलब एक ही बंदा, मतलब ये पूरा पूरा खेत है, ये सिर्फ एक ही बंदे की नीड को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो कोई दूसरा बंदा आ गया, ये दूसरा बंदा आ गया, अब इसको तो बेचारे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना, इसको भी कुछ खाने के लिए चाहिए, तो आधा खेत इसके लिए हो जाएगा और आधा खेत इसके लिए। अब यहाँ पे तीसरा बंदा आ गया। अब ऐसे ही फ्रांस में हुआ था कि हाँ थी लैंड तो फिक्स था, वहाँ पे खेती बाड़ी तो उतनी हो रही थी, पर पॉपुलेशन बढ़ गई तो उनके डिमांड भी बढ़ गए। तो वही चीज़ें बताइए यहाँ पे। ये डिमांड भी मतलब डिमांड ज़्यादा होगी पर लोग, डिमांड ज़्यादा होगी पर सप्लाई उतनी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ थी, जो प्राइस ना ब्रेड था, जो कि मतलब ब्रेड ज़्यादा लोग, ये जो यूरोप होता है ना, यहाँ पे ब्रेड वगैरह खाई जाती थी, ऐसे मतलब फुलका रोटी ये सब लोग नहीं खाते थे। तो जो ब्रेड की जो प्राइस है, जो कि स्टेपल डाइट होती है मेजोरिटी लोग थी, वो मतलब ज़्यादा होने लगी। ज़्यादातर वर्कर्स होते हैं जो कि मतलब दुकान वगैरह में काम करते थे, उनकी मतलब इनकम तो फिक्स थी उनकी कि हाँ उनको जितने पैसे मिले वो तो मिले थे, पर जो खाने की प्राइस है ना वो बढ़ जाए। जैसे मान लो कोई बंदा 100 रुपये कमाता है, तो 90 रुपये 90 रुपीज़ तो उसके ब्रेड खरीदने में ही निकल जा रहा है। 110 रुपये तो उसको मतलब वही ब्रेड खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में कैसे चलेगा। तो फिर इसकी वजह से जो गैप था ना, गरीब के बीच में और रिच के बीच में वो वाइडन हो गया। मतलब गरीब और गरीब होते चला, और अमीर बंदा और अमीर होके चला गया, और चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हुई थी। जब एक तरीके मतलब जैसे मान लो थी खेती वगैरह होती, तो फिर उसमें मतलब जैसे खेत ख़राब हो जाते ना, मान लो कोई फ्लड आ जाता है, मान लो कोई लॉट ऐसे कुछ आ जाता है, तो उसकी वजह से खेती और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर इसकी वजह से और भी कम, मान लो थी ये देखो ये 3 बंदे ये एक ही ज़मीन से ये ले रहे हैं जो भी ये अनाज वगैरह। अब मान लो यहाँ पे मतलब बाढ़ वगैरह आ जाती है और ये खेती भी नहीं होती, तो तीनों बंदे तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो वही चीज़ें थी यहाँ पे, मतलब ग्रोथ है या हेल्थ से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बेकार सिचुएशन हो जाती है, और इसी को हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फ्रीक्वेंटली होती थी पुरानी रजीम में। अगला टॉपिक है हाउ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंड, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। तो यही बताया भाई आपने। अब यहाँ पे यही मतलब बताई थी, मतलब ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड एन एंड टू, ये मतलब खुद से फिल करने के बताई थी। हाँ बैड हैबिट्स होती थी, ये मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ पे इवेंट्स बताए हुए ये इसी में फिल करनी थी, कैसे कैसे होता। अब यहाँ पे बताया हुआ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड विसेसिड एंड टू प्रिविलेजेस। अब देखो जो ये थर्ड स्टेट था ना, इसमें भी मतलब एक थी जो ये मिडिल क्लास था ये ग्रो था। मिडिल क्लास कैसे ग्रो था भाई, ये थे ना मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास लोग थे। मतलब जैसे इंडिया में होते हैं ना मिडिल क्लास, जो कि गरीब से थोड़े से ऊपर होते हैं, अमीर होते हैं, जो कि अपना काम जैसे जैसे चला लेते, तो वैसे ही लोग थे। अब देखो अभी आ गया 18th सेंचुरी, मतलब 1700 से लेकर 1800 तक ये वाली टाइम पीरियड आ गया था। अब इस टाइम पीरियड में पता है क्या हो रहा था, मतलब बाहर लोग बहुत ज़्यादा जाए थे। जैसे इंडिया में अंग्रेज आए थे, वो कैसे आए थे, वो बोट लेके ही तो आए थे, और इसी टाइम पीरियड के बीच में आए थे। मतलब वही कॉलोनाइजेशन इसी टाइम पीरियड के आसपास हुई थी, नहीं वो थोड़ी सी बाद में हुई थी। यानी मिड 18th सेंचुरी से कॉलोनाइजेशन ज़्यादा फ्रीक्वेंट थी, या इसी सेंचुरी में मान लो। तो फिर क्या होने जा रहा था, इस सेंचुरी में कॉलोनाइजेशन बहुत मतलब होने लगी थी, लोग बाहर ट्रेड करने जाए थे, कॉलोनीज बनाने जाए थे। तो फिर ब्रिटेन तो मना रहा था, तो फ्रांस ने सोचा था हम क्यों पीछे रहे, तो वो लोग भी मतलब वही कॉलोनाइज किया, उन्होंने ट्रेड वेड वगैरह करते थे। तो फिर यही से वो लोग थोड़ी बहुत जो थर्ड क्लास के लोग थे वो थोड़े बहुत अमीर हुए।
तो वही पहले पास्ट में क्या होता था, जो पेशेंट और वर्कर्स होते हैं उन्होंने रिवॉल्ट तो किया था, इतनी ज़्यादा टैक्स इंक्रीज हो रहा है और खाने की कमी थी, पर वो मतलब उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं होती थी। हाँ वो मतलब ऐसा नहीं होता था कि हाँ बस ऐसे मतलब बाहर गए ऐसे प्रोटेस्ट करने लगे, ये हमारी मांगे पूरी करो, कौन सुन रहा है तुम्हारी बात। तो फिर मतलब वो कोई मतलब प्रॉपर चीज़ें नहीं फॉलो करते थे, बस ऐसे ही कर देते थे। फिर कुछ दिनों के बाद हट जाते थे, रहने दो भाई, नहीं होगा हमसे, तुमसे ना हो पाना। तो वही चीज़ें होती हैं, वो इतना चेंज नहीं आते हैं। और ये मतलब उन लोगों पे छोड़ दिया गया जो कि मतलब थोड़े बहुत प्रॉस्परस लोग थे और जिनके पास एजुकेशन और नए आइडियाज़ का एक्सेस था, तो उन लोगों के ऊपर छोड़ दी गई थी। हाँ भाई जो मतलब थर्ड मिडिल क्लास है उनके ऊपर छोड़ दी थी, भाई तुम लोग ही करो। जो 18th सेंचुरी है ना उसने विटनेस किया एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। अब जो 18th सेंचुरी में, सॉरी 18th सेंचुरी में क्या हुआ, तो ये मिडिल क्लास का ग्रुप था, ये आया था जो कि मतलब अपनी पैसे वगैरह कमाता है वही ओवरसीज स्टेट से और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स जैसे वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल जैसे ब्रॉट बाय रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अब देखो वही लोग मतलब इंडिया आते थे, अलग अलग जगह जाते थे वर्ल्ड के, वहाँ पे ट्रेड वगैरह करते, तो इनके पास ऑटोमेटिकली ज़्यादा पैसे आते थे। अब इससे साथ ही साथ क्या होता था, जो मर्चेंट और मैन्युफैक्चर्स थे ना थर्ड एस्टेट थे, जैसे जो लॉयर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गए, ये एजुकेटेड थे और बिलीव करते थे कोई भी सोसाइटी में ना कोई भी मतलब बंदा प्रिविलेज नहीं होना चाहिए बर्थ के द्वारा। मतलब जैसे वो किसी मतलब फैमिली में पैदा होता है, मान लो वो फैमिली फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी की थी, तो फिर उसको मतलब वो वाले राइट्स नहीं मिलने चाहिए, और उसको वो मतलब राइट मिलने चाहिए सिर्फ उसके मेरिट पे, मतलब वो बंदा कैसा है उस हिसाब से उसको मिलनी चाहिए थी। हाँ उस हिसाब से वो प्रिविलेजेस इंजॉय करना चाहिए थी। हाँ वो मतलब खतरनाक बंदा है एकदम, वो उस काम को करने के काबिल है, तो तभी उसको मिलना चाहिए ये प्रिविलेजेस, है ना नहीं। और ये आइडियाज़ तो आ गए थे, अभी आइडियाज़ आए जैसे, तो ये आइडियाज़ इसी वजह से आए थे, मतलब ये जो फ्रीडम और इक्वल लॉ से जो आइडियाज़ है ना, ये किस तरीके से आए थे, कि कुछ लोगों ने दिए थे आइडियाज़, जैसे कुछ जॉन लॉक हो गए, जीन जैफरी लोकेरियस हो गए, एक और नाम बताया हुआ यहाँ पे मोंटेस्क्यू का, ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। अब जो जॉन लॉक था ना, इसने अपनी बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसने बताया कि हाँ ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट है ना मोनार्की, मतलब यही जो राजा अपने यही चाहता था, ये मतलब जो राजा रूल होता था, राजा को पहले भगवान की तरह मानना चाहता था कि भाई ये भगवान ही ऐसे बंदा है, इसको दफा जाने दो, इसको क्यों पाल दो तुम, मतलब इसको बोला गया कि हाँ एब्सोल्यूट राइट है ना मोनार्क का, उसको हटाने की बात है। अब यहाँ पे जो रोज़ियो थे ना उसने मतलब एक बुक का नाम दिया जिसका नाम था ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक थी, जिसमें मतलब वही बताया हुआ था कि हाँ जैसे मतलब इसका नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है, हाँ यही बताया हुआ यहीं पे अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बताते थे ये थे इसे, मतलब जो लोग होते हैं ना, जैसे ये जितने भी मतलब राजा मान लो, ये राजा हो गए, और ये जितने भी मतलब नॉर्मल लोग हो गए, इन जितने भी नॉर्मल लोग हो गए, इनके बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं थी हर राजा अपनी मतलब बात मानता रहे, अपनी मतलब कुछ भी मनमानी करता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि क्या होना चाहिए थी इन दोनों के बीच में कोई मतलब ऐसे मतलब कहते मान लो कम्युनिकेशन होनी चाहिए। यहाँ थी मतलब राजा अपनी मनमानी से भी कुछ ना करे, लोगों से कंसल्ट करके कुछ करे, ऐसा होना चाहिए। ये लोग इन लोगों ने ऐसा सिस्टम माना था, यही वही बताया बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए थी इन लोगों के बीच के जो कनेक्शन है उनके उस हिसाब से। अब जो स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी जो कि लाए गए थे मोंटेस्क्यू भाई ने, मोंटेस्क्यू ने, इसने बताया क्या बताया है, इसने बताया थी मतलब जो पावर है ना गवर्नमेंट की, मान लो ये गवर्नमेंट है एकदम खतरनाक वाली पावर, इसी जो फॉर्म्स है ना इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशरी, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो ताकि अच्छे से फंक्शनैलिटी हो सके, मतलब वही इन बिटवीन द गवर्नमेंट बिटवीन वही लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और ये जो मॉडल था ना ये वाला, ये जो मोंटेस्क्यू का मॉडल था, ये गवर्नमेंट ने फॉर्स में भी लाया था यूएस में, ताकि बाद में जैसे 13 कॉलोनीज अमेरिका की इंडिपेंडेंट होगी ना तो फिर वो साथ में यूनाइट होगी। उन्होंने इस तरीके का सिस्टम फॉलो किया थी, हाँ तो जो पावर है गवर्नमेंट की उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, उस इस तरीके का उन्होंने सिस्टम फॉलो किया था। तो फिर जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसने गारंटी भी की थी हाँ ये लोग थे इनको खाना मिलेगा अच्छा खासा, तो फैसिलिटीज़ मिलेगी, इनको सब कुछ मिलेगा। और उन चीज़ों के बारे में जो ये फ्रांस में जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे ना, जैसे ही थर्ड एस्टेट के लोग थे, इन्होंने सोचा थी हाँ फ्रांस में भी ऐसा सिस्टम आना चाहिए। फिर ये जो मतलब ये जो आइडियाज़ होते हैं ये सलून्स वगैरह में, कॉफ़ी हाउस, उसमें इन सारी जगहों पे डिस्कस होते हैं, बुक्स वगैरह और न्यूज़पेपर, और जो लोग मतलब पढ़ नहीं पाते थे जो लोग, वो लोग क्या उन लोग कैसे बताया जाता है
जैसे न्यूज़पेपर है, जैसे मतलब बहुत बड़े बड़े हॉल्स हो गए, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह को ऐसे लेके जोर जोर से बोला जाता है, ताकि जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनको भी पता लगे इन आइडियाज़ के बारे में। अब यहाँ पे बताया हुआ थी जो लुईस 16 था, उसने सोचा थी हाँ भाई और भी जो टैक्स इंक्रीज़ करेंगे, तो ये भाई जेब तो भर नहीं दी थी उसकी, तो इसलिए उन्होंने सोचा था। एक मिनट, यहाँ पे सेकंड में ये बताया थी आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन भाई हो गया भाई, तो लुईस 16 का उसने सोचा थी हाँ भाई टैक्स इंक्रीज कर देते हैं, हमने जो पहले पढ़ा था। अब ये मतलब कैसे कर सकता है ये, इससे मतलब अपनी मनमानी का कि हाँ गैंगस्टर बना हुआ थी हाँ भाई मैं टैक्स इंक्रीज कर दूंगा, नहीं ऐसे नहीं भाई, एक थोड़े बहुत रूल्स वगैरह भी होते हैं ना। तो जैसे फ्रांस में क्या होता है, जो ओल्ड रेजिम थी ना, उसमें अकेला मुनार के पास पावर नहीं थी, वो टैक्स लगा सकता था कि हाँ वो अपनी मर्जी से, और सो मतलब टैक्स इंक्रीज मतलब टैक्स को लगा सकता पर वो इंक्रीज नहीं कर सकता हो ज़्यादा। सो स्टेट जनरल को बुलाना पड़ेगा जो कि मतलब पास करके न्यू प्रपोजल्स टैक्स के लिए, नए टैक्स के लिए। तो ये स्टेट जनरल थी, वो क्या थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट जनरल क्या थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी, ये बात याद रखना। व्हाट इज स्टेट जनरल, पेपर में आता है, ये पूछता है नंबर क्वेश्चन। ऑल्सो पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें जो 3 स्टेट होते हैं ना, जैसे ये फर्स्ट हो गया क्लर्जी हो गया, सेकंड नोबेलिटी, थर्ड, ये दोनों अपने अपने वही भेजते अपने जो स्टेट जनरल, मतलब वही पॉलिटिकल बॉडी स्टेट जनरल भेजते रिप्रेजेंट, मतलब ठीक है। ये जो 3 स्टेट बताई ना मैंने, तीनों स्टेट क्या करती है, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, और मतलब ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये अपनी मतलब पॉलिटिकल बॉडी बनाती है स्टेट जनरल, और यहाँ पे आके बैठ जाते थे, हाँ यहाँ पे जाके बैठ जाते हैं जो किंग के पास, उनको बताते थे हाँ ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो ये बताया हुआ है। हाउएवर द मोनार्क जो था वो अकेला ये डिसीजन ले सकता है, और लास्ट टाइम इस 1640 में लिया गया था, सोच लो। अब 5 मई 1789 को लुईस 16 ने ये असेंबली बुलाई थी, हाँ ये वाली असेंबली बुलाई, ताकि वो टैक्स इंक्रीज़ कर सकें। पर ये एक रिप्रेजेंटेटिव हॉल यूनिवर्सिटी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर होस्ट टू डेलीगेट्स द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। अब देखो इसमें से जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट है ना, उसमें 300 लोग ईच भेजे गए, मतलब 300 लोग फर्स्ट एस्टेट से, 300 लोग सेकंड एस्टेट से। जबकि जो थर्ड एस्टेट था ना, उसमें से कुछ ज़्यादा लोग भेजे गए थे, उसमें से भेजे गए थे 600 लोग, तो सोच लो। तो फिर यहाँ पे नाइंसाफ़ी होगी, यहाँ पे 300 लोग हैं, यहाँ पे 300 लोग हैं, पर यहाँ पे उसके डबल है। नाइंसाफ़ी अभी वो बाद में पता चलेगा। वायर 300 मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू स्टैंड एट बैक। अभी जो थर्ड एस्टेट को बेचारों को पीछे खड़ा होने पड़ना था। अभी जो थर्ड एस्टेट था ना, मतलब इसमें भी मतलब ऐसा थोड़ी ना थी हाँ हर किसी को भेजे, सिर्फ जो प्रॉस्परस लोग थे उन्हीं को भेजा, जो पीजेंट्स या आर्टिसंस या जो औरतें थी उनको मतलब नहीं भेजने गया, उनको बोला थी भाई तुम लोग बाहर रुको, हम अंदर सब कुछ संभाल लेंगे। अब इट डिमांड वॉज लिस्टेड इन सम। अब इसमें मतलब ये लोग गए थे ना, तो इनको मतलब 40,000 लेटर्स दी गई थी, भाई ये हमारी डिमांड्स है, ये हमारी डिमांड्स पूरी कर दो प्लीज़, ऐसे कुछ। एक मिनट, अब यहाँ पे वोटिंग होनी थी, राजा को कैसे बताएंगे डिसीजन की, वोट के देते ना थी हाँ कि हम इसे एग्री नहीं करते तो वो हाथ खड़ा नहीं करेंगे, एग्री करते तो हाथ खड़ा, ऐसे कुछ सिस्टम था। भाई तो फिर यही वही सिस्टम होता है कंडक्ट अराउंड इसमें दैट इज स्टेट। एक मिनट, तो इसमें वही बताया हुआ था जो वोटिंग होती है ना स्टेट जनरल में, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल दैट ईच एस्टेट हैड 1 वोट। मतलब इसमें बताया हुआ था जैसे ये फर्स्ट एस्टेट है, इसमें 300 लोग थे, पर इन पूरे 300 लोगों का जो वोट था ना वो 1 होता था। वैसे यहाँ पे ये जो सेकंड एस्टेट है जिसमें 300 लोग थे, इनका भी वोट पता है कितना होता था, वोटिंग पावर 1 होती, मतलब इनका पूरा मिला के एक वोट होता है, इनका भी एक वोट होता है। जबकि ये जो थर्ड एस्टेट था ना, इसमें 600 लोग थे, तभी इनका वोट कम 1 होता था, 1 काउंट किया जाता था। तो वही चीज़ है। दिस टाइम टू लुईस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। तो जो मेंबर थे ना थर्ड एस्टेट थे, उन्होंने डिमांड की थी नहीं भाई, असेंबली पूरी की पूरी असेंबली वोट करी, जहाँ पे असेंबली का एक वंदा होगा ना उसकी एक वोट हुई, मतलब 600 लोग हैं तो इसकी वैल्यू 600 हो गई, ये 300 लोग हैं तो इसकी वैल्यू 300 हो गई, और ये भी 300 लोग हैं इसकी वैल्यू 300 हो गई, ऐसा होना चाहिए। इसमें वोट है 1 वोट, इसी मतलब ये एक तरीके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो कि लाया गया था, वही फिलोसोफर्स जैसे ही दूसरे यूथ जो हमने पहले पढ़ा था उससे दोबारा लाया गया था अपनी बुक सोशल कॉन्टैक्ट में। जब किंग ने रिजेक्ट कर दिया ना उसका प्रपोजल, किंग ने बोला थी नहीं भाई तू दफ़ा हो जा, मतलब वही दफ़ा जाने दी थी, हाँ रिजेक्ट कर दिया। तो फिर जो अब यहाँ पे देखो जो ये थर्ड स्टेट जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, इन्होंने अपने खुद को बोला थी हाँ भाई पूरे फ्रांसीसी जनता के लिए हम लोग हैं भाई, हम लोग पूरे फ्रांसीसी जनता के लिए बोलेंगे, हम लोग मतलब एक स्पोर्ट्समैन बोला था
वो फ्रेंच नेशन के लिए, मतलब पूरा का पूरा जो फ्रांस है ना, उसमें जितने भी लोग थे उन सब की आवाज़ हमने, ऐसा बोला था उन्होंने थी हाँ हम इनकी प्रॉब्लम्स बताएंगे। और 20 जून को ये लोग मतलब एक इंडोर टेनिस कोर्ट था ना वहाँ पे आ गए, वो भी मतलब वही वर्सलिस एक किला था राजा का, वहाँ पे किले में एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे आके बस दे ये लोग, मतलब आके मतलब रहने लगे। और बोला थी हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक किंग हमारा वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर लेता कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने ऐसे कहा था। अभी लोग यही इंडोर टेनिस कोर्ट में क्यों गए भाई, टेनिस खेला गया था, टेनिस नहीं खेला था, वो राजा के किले में ही थे ना, तो फिर राजा को प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसे ही कुछ हो रहा था। नेशनल असेंबली एंड सुवे नोट, मतलब वही उन्होंने मतलब एक तरीके से वही बोला थी हाँ हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक राजा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मान लेता, उन्होंने ये बोला था, जो कि लिमिट करेगा पावर, मोनार्क की पावर। अब इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आता थी, यहाँ पे थोड़े बहुत लोग थे, जैसे ही मियाँ ब्यू था और अब्बे सीरीज था। मियाँ ब्यू एक नोबल फैमिली में हुआ था पैदा, पर उसने बोला थी नहीं भाई दफ़ा जाने दे, हमने क्या करना है, इन लोगों की कम से कम थोड़ी बहुत मतलब हेल्प वगैरह कर देते। तो उन्होंने मतलब ये जो थी ना लाइफ अपनी यही सेकंड एस्टेट की, ये उसने छोड़ दी, इन्होंने बोला थी नहीं मैं नहीं जीनी। और इसने किया इसने मतलब जो थर्ड एस्टेट वाले लोग थे ना इनकी हेल्प की, सेकंड एस्टेट में ही पैदा हुआ था पर इन्होंने मतलब इसके अगेंस्ट ही गया भाई। इसने मतलब एक जर्नल लिखी और ये मतलब बहुत ज़्यादा खरना स्पीचेस देता था, तो असेंबली वर्सेस में जो असेंबली थी ना उनको मतलब बहुत ज़्यादा खरना वही स्पीच वगैरह देता था। यहाँ पे देख सकते हो ये बंदा मतलब ओथ वगैरह लेगा, यहाँ पे इतने सारी ये थर्ड एस्टेट के लोग हैं, ये मियाँ ब्यू है, ये अबे सीरीज है, ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे वही फ़ोटो बनाई हुई है, टेनिस कोर्ट ओथ लिया गया था जो। अब देखो आगे पता क्या है, जो अबे सीरीज है ना यहीं पे ओरिजिनली एक प्रीस्ट बंदा था फर्स्ट एस्टेट का, इसने एक पैम्फलेट लिखी जिसमें लिखा थी व्हाट इज़ थर्ड एस्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है एक नंबर में पूछने वाला। अभी जो नेशनल असेंबली थी ना ये बिजी थी वर्सलिस में वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, जो बाकी है फ्रांस ना वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी में था, बहुत गंदा विंटर आया था जिसकी वजह से बहुत गंदी हार्वेस्ट हुई थी, ब्रेड की प्राइस थी वो बहुत हाई हो गई थी, जो बेकर्स होते हैं ना ज़्यादा वो एक्सप्लॉइट करते थे ऐसी सिचुएशन को और होल्ड करते थे सप्लाईज। मतलब पता है क्या होता है देखो, जैसे यहाँ पे सप्लाई तो हो रही है, ये है प्रोड्यूसर और ये है कंज्यूमर, अब यहाँ पे सप्लाई तो हो रही है, अब ये लोग क्या करते हैं जब डिमांड ज़्यादा होती थी ना, जैसे डिमांड ज़्यादा हो जाती थी मतलब लोगों को ज़्यादा खाना चाहिए होता था, तो फिर लोग क्या करते हैं ये जब ज़्यादा खाने वाली सिचुएशन होती है ना इसमें ये जो मतलब वही अनाज वगैरह होता है ब्रेड वगैरह होता है ये अपने पास स्टोर कर लेते थे, भाई इनको नहीं देंगे अभी प्राइस और बढ़ने को, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा मज़ा आएगा एकदम, तो ये ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो मतलब वुमेन होती थी ना बहुत सी औरतें वगैरह जो कि मतलब इंतज़ार करती थी बाहर दुकानों के, थी हाँ ब्रेड मिल जाएगा, घंटों घंटों इंतजार करती, सोच लो भाई घंटों घंटों खड़े रहना पड़ता है तब भी उनको ब्रेड नहीं मिलता। और जो एंग्री वुमेन का क्राउन था ये गुस्से में आ गई है, मतलब औरतें एकदम खतरनाक बन गई और फिर लोग मतलब गुस्से में ही सिंचैन की जो मोम होती है वो बन गई और मतलब वही तोड़ फोड़ मचाने लगी, मजाक में कह रहा हूँ, ये जो औरतें थी ये मतलब तोड़ फोड़ मचाने लगी, यहाँ पर मतलब ये जितनी भी वुमेन वगैरह थी वो यहाँ पे तोड़ फोड़ मचाने लगी दुकानों में, जो मतलब बचा हुआ वही ब्रेड वगैरह भी था थोड़ा बहुत वो चोरी करके चोरी चकाई वही चीज़ों पे आ गए। और अब यहाँ पे ये 14 और यही से मतलब स्टार्ट होता है ऑन 14 जुलाई द एलिगेटेड क्राउन स्टॉप एंड डिस्ट्रॉयड का बेस्ट है, जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा है ना, तो ये 14 जुलाई में जो मतलब स्टॉर्म हुआ था और डिस्ट्रॉय किया था बेस्टिल वाले, तो वही जो बेस्टिल प्रेजेंट था वो मतलब यही से स्टार्ट हुआ था, वही चीज़ें बताई हुई थी हाँ जो हमने सबसे पहले पढ़ा था ना वही।